अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो वी शुड स्टार्ट नाउ। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछे। सर कल का सेशन भी इंफॉर्मेटिव था, अच्छा था। और बट एक एक फीडबैक ये है कि मैं ये देख रहा था कि आपके टॉपिक के मिड में ही आपके स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन्फो जो एक एक कोर हमें जो चीज़ मिलनी समझनी चाहिए, जो इस पे लाइक आपका जो टॉपिक था उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, वो बड़ा थोड़ा सा वो हो जाता है उसमें। आई मेरी डू नज़र एग्री। में वो। जी। आई डू तो एग्री। मेरी। और जब भी टॉपिक से बेसिकली जब आप कोई किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो तो उसके कंक्लूजन के बाद अगर क्वेश्चन आंसर हो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। और बीच में जी। इररेलेवेंट क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो फिर वो टॉपिक से आप हट जाते हैं। ये लोगों को ख्याल करना चाहिए इन चीजों का कि ऐसे सवाल ना पूछें। पहले लेट द टॉपिक शुड बी कंप्लीटेड, बस एक दफा कंप्लीट हो जाए, कंक्लूजन पे आ जाए, देन दे कैन आस्क क्वेश्चन। जी। तो जी आपका कोई बिल्कुल, किसी बस का भी ये। कोई क्वेश्चन टेक्निकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, जो कोई चीज नहीं समझ में आई तो आई कैन एक्सप्लेन टू यू। नहीं, अभी फिलहाल तो मेरा प्रैक्टिस ही चल रही है, तो मैं इंशाल्लाह अगर वो होगा तो जरूर इंशाल्लाह आपसे फर्दर जरूर पूछूंगा। थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ये तो एक्चुअली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। इसमें तो मकसद ही ये था कि जिन लोगों की प्रॉब्लम है, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो दे कैन आस्क मी। जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग। ये तो क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसमें कोई चीज स्पेसिफिक मुझे नहीं बतानी है। आप सवाल पूछेंगे कोई भी चीज के बारे में, आई कैन एक्सप्लेन टू यू। कि कोई ऐसी चीज जो आपकी नहीं समझ में आई है, जो चीज आप समझना चाहते हैं, वो आई कैन एक्सप्लेन टू यू। सर मेरा एक सवाल ये है कि मेरी जो प्रैक्टिस होती है चार्ट्स के ऊपर, वो लिक्विडिटी स्विप और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर होती है। मैं इसको देखते हुए ही अपनी पोजीशंस जो है वो लेता हूँ। और अगर आप इसमें कुछ एनहेंसमेंट कर सकें तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि होता ही है, आप लाइक जब आप चीज़ों को देखते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिल रही होती है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ जाए। लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों पे रहता हूँ कि लाइक फेयर वैल्यू गैप को अगर उसने ब्रेक करा तो ऑब्वियसली वो फिर डाउन है, या अगर उसको सिर्फ हाइक देते ऊपर जाके, तो इस तरह से एक लिक्विडिटी स्विप करी या रन करा, तो इस तरह से। लेकिन अगर इसी के अंदर आप कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता दें तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। किस चीज में ट्रेड करते हैं वो मुझे बताइए, फिर किस किस्म की ट्रेड करते हैं वो मुझे बताइए, देन आई कैन एक्सप्लेन यू कि कौन सा सिस्टम आपके लिए काम करेगा। नंबर वन, पहले तो मैं आपको ये समझाऊं कि टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्नो फंडामेंटलिस्ट आप हो, तो सबसे पहला काम जो है वो आपका है कि आपको एक ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना पड़ेगा। कि जी मुझे हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड एंड हाउ मच मनी आई वांट टू मेक मनी एवरी मंथ और इन अ ईयर। तो जब तक आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा, जब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ सिस्टम which can generate that kind of a fund what you are looking for, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑलराइट। है वो ये कि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, जो नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता, जो हैपहैज़र्ड ट्रेड करते हैं कि मतलब जब उन्हें मौका मिला या जब उन्हें अच्छा लगा और मार्केट में एंटर हो गए। मगर यू हैव टू फाइंड टारगेट, मतलब यू हैव टू सेट अ टारगेट कि भाई ये मेरा टारगेट है कि मुझे 30% कमाना है, मुझे 40% कमाना है, मुझे 60% कमाना है, मुझे 100% कमाना है।
वंस यू यू सेट अप द टारगेट, फिर आपका उस टारगेट के बाद आपको पता चलता है कि मुझे मेरे लॉट साइज कितना होना चाहिए। और फिर लॉट साइज ही नहीं, फिर आपको ये भी पता होगा कि आपको हाउ मेनी ट्रेड यू कैन मेक, राइट। मतलब अगर आपको लेट सपोज आपने 20 डॉलर बनाने रोज के, तो आप एक टारगेट सेट करते हैं कि जी $20 मेरा टारगेट है एवरी डे जो मुझे कमाने हैं। उन 20 के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। एक ऑप्शन तो ये है कि आई कैन गो विद अ बिग बिग लॉट और बीस ओके। डॉलर के लिए जाऊं, राइट। दूसरा ये है कि वहां मैं जाऊं छोटी, सबसे छोटी लॉट के साथ, मैक्रो लॉट के साथ, और मैं 10 ट्रेड करूं पूरे दिन के अंदर $2 कमाने के लिए, एंड आई कैन मेक दैट $20। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक योर टारगेट, कि आपको एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए। विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान नोबडी कैन मेक मनी इन दिस मार्केट। यू हैव टू मेक, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपके ट्रेडिंग प्लान, अगर आपका ट्रेडिंग प्लान है कि मुझे $20 बनाने हैं, तो आप 20 ही बनाएंगे, यू माइट मेक $40। मगर वो जो ट्वेंटी ऑलराइट। डॉलर है वो आपका फिर रिस्क मनी बढ़ता जाएगा। वो रिस्क मनी क्या है कि अगर आपकी लॉसेस में जाएंगे तो वो $20 आपके वो ऐड होते चले जाएंगे, आप अपने टारगेट के साथ जा रहे हैं। तो you have to be very disciplined when you are trading in the market. Either you are trading in stocks or commodities or crypto or forex, whatever, right? कोई भी चीज पे काम कर रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन होना सबसे जरूरी है, राइट। जो नॉर्मली जो थैंक यू। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि उनका लॉट साइज बहुत बड़ा होता है। और लॉट साइज बड़ा होने का मतलब ये है कि उसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल है कि इफ यू आर ड्राइविंग अ कार विद 60 किलोमीटर्स, के 60 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हैं, तो आपका एक्सीडेंट होगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर इफ यू आर ड्राइविंग अ कार विद 120 और 140 किलोमीटर्स पर आवर, और आपका एक्सीडेंट होता है, तो आपके भी बचने के चांसेस कम है। तो लॉट साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपका छोटा लॉट साइज होगा, उतने ज्यादा आप सिक्योर है और उतना स्ट्रेस फ्री है। स्ट्रेस आपका बढ़ता है जब भी आप अपनी लिमिट से ज्यादा काम कर रहे होते हैं। जब भी आप अपनी लिमिट से ज्यादा काम करते हैं, जैसे आप अगर तेज गाड़ी चला रहे हो, तो आपको ये डर होता है कि मेरे मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। द सेम थिंग जी। इन ट्रेडिंग, कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको हर चीज अपने कंट्रोल में लेनी है। जब आपके कंट्रोल में होगी, देन यू ट्रेड विद पीस ऑफ माइंड। मतलब आपका आपको एक सुकून होता है कि अगर ये मेरी पोजीशन लॉस में भी चली गई, तो मैं $3 $4 से ज्यादा का मेरा लॉस नहीं है। लेकिन जब आपको ये डर होता है कि मेरा लॉस जो है वो 40-50 डॉलर का या $100 का लॉस हो सकता है, तो फिर आप स्ट्रेस में आते हैं। और जब स्ट्रेस में आते हैं, पैनिक सिचुएशन के अंदर, यू मेक मोर मिस्टेक्स, आप गलतियां उसी वक्त करते हैं। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए, कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब उनको श्योरिटी होती है, जब वो ये समझते हैं कि दिस इज द टाइम, कि बस अब यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी, और वो जब खरीदते हैं, तो नॉर्मली मार्केट उसके अगेंस्ट जाती है, राइट। तो ऑलवेज यस। इफ यू आर डिसिप्लिन इन द मार्केट, अगर आप डिसिप्लिन से काम करते हैं, मींस आपने एक सेट कर लिया कि मेरा लॉट साइज ये है, इससे बड़ा लॉट साइज नहीं हो सकता, चाहे मार्केट अच्छी हो या बुरी हो, दिस इज व्हाट माय लॉट साइज इज। देन यू बिकम डिसिप्लिन, एंड द डिसिप्लिन मींस पीस ऑफ माइंड चाहिए, राइट। लॉसेस को, इस मार्केट के अंदर कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो 10 में से 10 उसकी पोजीशंस जो है वो प्रॉफिट में होती है, राइट। तो इफ यू ट्रेड 10 आउट ऑफ 10, अगर आपको 6 या 7 ट्रेड आपको अच्छी होती है, तो यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर। मतलब अगर आपकी 3 गलत होती हैं 10 में से, या 4 गलत होती हैं उससे, अगर आपकी 5 भी गलत होती हैं, और 1:2 के रेशो से आप काम कर रहे हैं, मीन्स कि अगर आप $4 बनाने जा रहे हो, $2 का आपका लॉस हो रहा है, राइट। दैट मीन्स कि अगर आपकी 5 ट्रेड भी सही हुई, तो स्टिल यू आर मेकिंग मनी, राइट। यस। So keep that thing in mind, that the major, the most important thing in trading is discipline. If you are not disciplined, एक आपकी गलती जो है वो आपका पूरे अकाउंट को वॉश आउट कर देती है, राइट। वो ऑलराइट। इसलिए ऑलराइट। होता ये है कि पहले आप ट्रेड करते हैं, आप एक स्टॉप लगाते हैं। आपने लेट सपोज आपने स्टॉप लगाया $20 का, जब मार्केट उसके करीब आती है, तो आप कहते हैं यार ये ना हो कि ये स्टॉप हिट होके दोबारा ऊपर चले जाए,
आप अपने स्टॉप को थोड़ा नीचे कर देते हैं, फिर वो मार्केट और नीचे आती है, फिर आप थोड़ा सा स्टॉप नीचे करते हैं, और फिर उसके बाद आप कहते हैं यार अब और कितनी नीचे जाएगी, लेट इट गो, अब ये ऊपर जाएगी, अब स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ी गलती जो डे ट्रेडर्स हैं वो ये गलती सबसे बड़ी करते हैं कि जब वो अपने स्टॉप्स को छोड़ देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, और वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब वो अपने स्टॉप को छोड़ खत्म कर देते हैं, एंड दे लेट द मार्केट प्ले विद देम, राइट। तो discipline is the key in the market. If you are not disciplined, there is no way that you can make money. That's the first key. Either you understand technicals 100%, you understand the fundamentals 100%. If you are not disciplined, you cannot make money in this market. That's for sure. इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, राइट। चाहे आप जितने बड़े चैंपियन हो टेक्निकल्स के और फंडामेंटल्स के, आप पैसा नहीं कमा सकते if you are not disciplined, right? So keep that thing. The first thing is you have to have a trading plan. कि ट्रेडिंग प्लान इज द फर्स्ट थिंग, कि जी मेरा ट्रेडिंग प्लान ये है, मुझे किस तरह काम करना है, राइट। मींस लेट सपोज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपए, तो आपको, आपने बोला मुझे 60% कमाना है, राइट, 10 लाख का, तो मींस आपने 6 लाख रुपए कमाने हैं। अब आपने अगर 6 लाख रुपए कमाने हैं, तो 6 लाख का मतलब क्या हो गया कि 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 मीन्स आपने 50,000 रुपए महीना कमाना है, और 50,000 को आप डिवाइड करेंगे 22 दिन से, जो पर वर्किंग डेज, तो आपका आया कि 2,270-75 रुपए आपने कमाने ऑन अ डेली बेसिस। अब ये ऑल तो राइट। 2 से 2,500 रुपए आपने, या 2,200 रुपए या 2,300 रुपए आपने कमाना है। इसको कमाने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, मतलब इसके लिए मुझे कितना लॉट साइज होना चाहिए, राइट। मतलब जो लोग स्टॉक्स में काम करते हैं वो 2,000 कमाने के लिए 10,000 का लॉट मार रहे हैं। वाई यू हैव टू टू ट्रेड 10,000, राइट। जब आप 2,000 की लॉट से भी आप वो पैसा कमा सकते हैं कि अगर वो एक एक रुपया भी ऊपर चली गई तो आप अपना टारगेट अचीव कर जाते हैं। तो ये वो गलतियां हैं जो मोस्टली लोग सबसे ज्यादा करते हैं, कि उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, प्लस दे आर नॉट डिसिप्लिन एट ऑल। वो डिसिप्लिन नहीं होते, अपने लॉट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो पहली चीज, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन होने के लिए, आप, कोई भी शख्स डिसिप्लिन नहीं होता, मैं भी डिसिप्लिन नहीं हूँ, लेकिन मेरा ट्रेडिंग प्लान मुझे डिसिप्लिन बनाता है, राइट। मतलब जब आप अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं कि भाई ये मुझे सुबह उठना है, ये मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, वट एवर यू डू, राइट, तो आप उस टाइम टेबल से चलते हैं, राइट, वो आपको डिसिप्लिन बनाता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप कभी भी जा सकें, तो आप कभी भी डिसिप्लिन नहीं होंगे। तो ट्रेडिंग के लिए भी, ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको उसके लिए ट्रेडिंग प्लान बनाना है, और दैट ट्रेडिंग प्लान मेक्स यू डिसिप्लिन, राइट। तो कीप दैट थिंग इन माइंड कि जी डिसिप्लिन होना इज द की इन दिस ट्रेडिंग। जो लोग जिसके ऊपर एम्फसाइज ही नहीं करते, या जिसके ऊपर पढ़ते ही नहीं है, राइट, कि उसको समझें कि जी ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या होता है, या हाउ आई कैन बी मोर डिसिप्लिन इन द मार्केट, सो आई कैन मेक मनी और आई कैन अचीव माई टारगेट्स, राइट। आपका टारगेट ही नहीं है, आप बगैर टारगेट के अगर चल रहे हैं, तो आप कैसे पहुंचेंगे मंजिल तक, राइट। थैंक यू। ऑल राइट। थैंक यू। जी, और किसी का कोई सवाल? सलामकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, सॉरी, मैं आपका जो कल का सेशन था वो मिस कर गया, लेकिन मैं दोबारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आ गया, तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, मुझे आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही। सॉरी सर, मैं कल आपका सेशन मिस कर गया था, जी जी। तो आज दोबारा से मैंने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ज्वाइन किया, तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ यहाँ पे? जी जी, प्लीज प्लीज। ओके सर। अच्छा सर, मैं 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहा जी हूँ, जी। और मोस्टली फ्यूचर में करता हूँ, जो कि पीएमएक्स के थ्रू, ओके और उसमें भी मेटल्स में ज़्यादा करता हूँ। ओके तो गोल्ड सिल्वर में, इन दो में ज्यादा करता हूँ, या कभी कभार क्रूड ऑयल में करता हूँ। ओके। अ, मुझे जो मेन प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि मेरी एंट्री पॉइंट हमेशा ठीक होती है,
और बहुत सक्सेसफुल होती है। लाइक मैं कहूँगा कि 60-70% सक्सेस रेशो होती है एंट्री पॉइंट पे। ओके। लेकिन जो टारगेट होता है वो भी मुझे तकरीबन पता होता है कि यहाँ तक टारगेट है। लेकिन राइट। वो जो ग्रीड वाला पार्ट है वो थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है, और मुझे लगता है कि नहीं, इससे मजीद भी जा सकता है। और वो ओके। हमेशा जो मेरा टारगेट होता है उससे थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है, और मुझे जो प्रॉफिट मैं उस टारगेट पे कमा सकता था वो मैं मिस कर जाता हूँ। तो ओके। इसको सर मैंने कैसे ओवरकम करना है? लाइक मुझे 3 साल हो गए इस चीज़ में, लेकिन ये चीज़ मुझे अभी भी अफेक्ट कर रही है। थैंक यू ओके। सर। नंबर वन, मुझे नहीं पता कि पीएमईएक्स में, ऑफ कोर्स उसमें भी होगा क्योंकि वो MT5 लगा हुआ है, वो MT5 भी मेरा ही लगा हुआ है, जो पीएमएक्स में लगा हुआ है। उसमें एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। आपने देखा है ट्रेलिंग स्टॉप? जी सर, बिल्कुल देखा हुआ आप जब ट्रेड करें तो आप ट्रेलिंग स्टॉप के साथ काम करें। सर। राइट। अच्छा, ट्रेलिंग स्टॉप आपको समझ आती है क्या है वो ट्रेलिंग स्टॉप? उसमें यह है सर कि जितनी मार्केट ऊपर जाती है तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो भी साथ ऊपर जा रहा होता राइट, मतलब जो आपने आपने एक स्टॉप लगाया है, आपने लेट सपोज आपने $4 का स्टॉप लगाया है या $2 का स्टॉप लगाया है, तो वो अगर मार्केट ऊपर जाती जाएगी तो वो आपका स्टॉप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऊपर आता जाएगा। उसको आपको है। जी चेंज बिल्कुल। करने की जरूरत नहीं होगी। राइट। जी बिल्कुल सर। तो एक तो ट्रेलिंग स्टॉप से काम करें। दूसरी जो जी। आप ये गलती कर रहे हैं, जो मेरे नजदीक, जो आई कैन फील इट, कि जो आप गलती कर रहे हैं, आप ये चेक किया करें जो ATR एक एक इंडिकेटर है। राइट। जो जी एवरेज ट्रू एटी। रेंज एक इंडिकेटर है। वो जी जी। टाइमिंग के साथ अगर आप उसको चेक करेंगे तो दैट कैन टेल यू एग्जैक्टली कि इस टाइम पीरियड के अंदर मार्केट की मूवमेंट कितनी है। तो ओके अगर सर। राइट। अगर आप उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में कम मूवमेंट है, उस पीरियड में आपको जो प्रॉफिट मिल रहा हो वो आप लेते रहे। जिस टाइम पीरियड में मूवमेंट ज्यादा हो वहां पे आप स्टे कर सकते हैं मार्केट के अंदर। राइट सर। ATR सर, मुझे इल्म है लेकिन उसको मैंने कभी यूज नहीं किया, तो किस मैं चीज को? उसको चेक करूँ ATR को सर। ATR को आप यूज करेंगे मिनट्स में, जी। मींस 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लें, तो वो आपको बता राइट। देगा। और अगर आप वैसे चेक करेंगे तो वो सिंपल, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि जी कौन कौन से टाइम में सुबह 11 बजे से लेके और 2 बजे तक मार्केट में ज्यादा एक्टिविटी होती है, पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तानी टाइम के जी। लिहाज से। फिर जी। शाम को 5 बजे से लेके और 9 बजे तक मेन मार्केट होती है जिसमें मेजर मूवमेंट होती है। जी। तो उसके अलावा जो टाइम पीरियड है उसमें आपको जो छोटा प्रॉफिट भी मिले, यू शुड टेक दैट प्रॉफिट। राइट सर। उसमें सर ग्रीड एक ना मैं करें, ग्रीड उसमें करें जी। जिसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी और मार्केट की मूवमेंट ज्यादा है। राइट सर। सर एक्चुअली मॉर्निंग सेशन जो होता है, या हमारे यहाँ जो मॉर्निंग होती है, फॉर एग्जांपल 3:30 बजे अगर मार्केट ओपन होती है मेटल्स की, राइट। तो मैं यूजुअली उस टाइम पे 4 बजे के करीब इस तरह ट्रेड करता हूँ, और 9 बजे तक ट्रेड करता हूँ, और मोस्टली ये ट्रेड अच्छा भी होता है, मतलब मेरे राइट। लिए वो सक्सेसफुल है। लेकिन अब उसमें भी अब एक आप, चीज़ मैं मैंने नोट आपको की है। बता देता हूं कि आप नंबर वन, आप जिस टाइम पीरियड में काम करते हैं उस टाइम पीरियड में मार्केट रेंज बनाती है, क्योंकि ओपन होती है ना नई मार्केट, तो जी। वो अपनी रेंज बनाती है। और रेंज बनाने राइट। के बाद पहले इधर वो ऊपर की साइड बनाती है, फिर वो नीचे की साइड बनाती है। तो जब आप जी बिल्कुल। उस टाइम पीरियड पे काम करते हैं और मार्केट आपके फेवर में जा रही होती है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्दर जाएगी, मगर वो टाइम पीरियड है जिसमें मार्केट अपनी रेंज बना रही होती, बन नहीं जी। चुकी होती, जी मिच्योर नहीं सर। होती मार्केट। आप जी इमेच्योर मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, और उसमें जब आपको फेवर भी मिल जाता है आप उसको छोड़ देते हैं और मार्केट अपनी रेंज डेवलप करती है ना। बिल्कुल सही सर, क्योंकि 9 बजे तक 10 बजे तक वो जो मार्केट होती है सही होती है, और वो मेरे राइट। टारगेट को अचीव कर लेती है। लेकिन होता क्या है कि मैं उस टारगेट को हटा देता हूँ, TP हटा देता हूँ वहां से, राइट। और वो मार्केट वापस आ जाती है। और फिर जो दूसरा सेशन होता है जो 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है अक्सर, तो
उस वाले में ये दोबारा से वापस चला जाता है। तो राइट। यहाँ पे ये मसला होता है कि जब नीचे वापस आता है तो अक्सर ये होता है कि मैं चूंकि काम में बिजी होता हूँ तो मैं ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, और राइट। फिर दूसरे दिन उसकी वजह से खराब हो जाता है। तो आप जब तक अपने टारगेट्स नहीं बनाएंगे, ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाएंगे, तो आप जब भी काम करें लिमिट के साथ काम करें। मतलब राइट। एक तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया और एक साथ में लिमिट भी लगा दें। अगर जी। आप काम बिजी होते हैं दूसरे कामों में, तो फिर तो आपको जरूरी है कि आपका स्टॉप और लिमिट दोनों साथ लगी होनी चाहिए। और स्पेशली जी। रात के टाइम अगर आप लगा के जाएंगे तो मार्केट जैसे जंप कर जाती है बाज दफा, और तो वो जी। आपकी ओपनिंग ही आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। जी सर। लेकिन सर इसमें रिस्क नहीं होता कि फॉर एग्जांपल मैं तो ओवरनाइट इसलिए वजह से भी नहीं रखता कि कभी कभार रिस्क होता है कि मार्केट आपके जो पोजीशन है उसके अगेंस्ट गैप के साथ ओपन हो जाए। गैप के साथ उस वक्त ओपन होती है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, जैसे फ्राइडे के दिन हो गया, अब ये मंडे के दिन होगा, मतलब आज के दिन वॉलेटिलिटी हाई वॉलेटिलिटी होगी। राइट। जी। मगर नॉर्मल हालात में फिर मैं आपको बोलूंगा गो टू एटीआर। एटीआर को चेक किया करें, अगर मार्केट जो है वो नॉर्मल रेंज में है, मतलब 1 से 1.25% की डेली की मूवमेंट है उसकी, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है आप रिस्क फ्री काम कर सकते हैं उसमें। कोई बहुत बड़ा गैप होने की जरूरत नहीं है। अभी ये पिछले 3-4 महीने से बल्कि जनवरी 20 के बाद से जब से ट्रम्प आया है, तो उसके बाद से ये वॉलेटिलिटी फैक्टर बहुत, र्यूमर्स, वॉलेटिलिटी फैक्टर, टैरिफ का और ये सारे वजह से वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, अनसर्टेनिटी है, र्यूमर्स के ऊपर मार्केट है। तो ऐसी मार्केट के अंदर ऑफ कोर्स आई विल नॉट प्रेफर कि कोई आदमी अपनी पोजीशंस को ओपन छोड़ के भी जाए। राइट, कि कोई जी। भी एक न्यूज आती है, वो न्यूज और मुस्तकिल कोई ना कोई, कभी फाइनेंस सेक्रेटरी आ रहा है, कभी कॉमर्स सेक्रेटरी आ रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है और उससे मार्केट की मूवमेंट बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो आई विल नॉट एडवाइज यू टू डू इट। बट नॉर्मल हालात के अंदर जब मार्केट नॉर्मल हो जाए, एक दफा सेटल डाउन हो जाए, देन यू कैन डू इट, और लॉट ऑफ पीपल दे डू इट। अगर आप जी अपना सर। होमवर्क रात को कर ले, तो फिर आप होमवर्क करके अपनी ऑर्डर की प्लेसमेंट कर सकते हैं। जी, और अच्छा किसी सर, का मेरा एक सवाल? दूसरा क्वेश्चन भी है, सॉरी। जी जी। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइक ये होता है कि मैं अगर सक्सेसफुल ट्रेड हो जाती है हम्म। और मुसलसल एक महीने तक सक्सेसफुल ट्रेड होती है और काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, राइट। लेकिन जो कैपिटल का साइज है या हम्म। जितनी की पोजीशन मैंने रिस्क में लेनी है वो मैं अक्सर वो नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि एक भी अगर मैं पोजीशन मेरा अगेंस्ट चली जाती है तो तकरीबन 50 का जो कैपिटल होता है, 50% कैपिटल वो मेरा सारा चला जाता है। मतलब मेरा ये है कि लाइक मैंने कुछ ट्रेडर्स को देखा हुआ एक्सपीरियंस, वो कहते हैं कि आपकी जो टोटल इक्विटी है या टोटल कैपिटल है हम्म। उसका आप जस्ट 2% एक पोजीशन पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अ, चूंकि उनके लिए तो 2% होगी, क्योंकि अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो 2% अच्छी सी वो बन जाती है। लेकिन अगर किसी की इन्वेस्टमेंट कम है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है या 1 लाख से भी कम है, तो उसके लिए 2% तो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, शायद कोई पोजीशन अच्छी आए भी नहीं जाए। वो क्या सजेस्ट करते हैं कि एक पोजीशन पे कितनी अमाउंट की रिस्क लेनी चाहिए, या कितनी देखिए, आपकी जो जो कैपिटल या अब टोटल इक्विटी उसमें लेनी चाहिए? मुझे इसका पीएमएक्स का तो नहीं पता कि मिनिमम उनका लॉट साइज क्या है, मगर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है, इट्स फॉर मोर देन $100,000। तो $1 लाख के अकाउंट में मेरी जो पोजीशन होती है वो 1,000 से ज्यादा की नहीं होती। मीन राइट। माइक्रो लॉट पे काम करता हूँ। अगर मैं गोल्ड के अंदर काम करता हूँ तो 0.01 का लॉट मेरा होता है। क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरी पोजीशनें बढ़ती चली जाती हैं। राइट, लेकिन जी। मेरी पोजीशन पर पोजीशन जो है वो मेरी लॉट साइज मिनिमम होती है, जो सबसे कम उससे छोटी कोई लॉट साइज होता नहीं है। राइट। तो जितना आपका लॉट साइज छोटा होगा उतने ज्यादा आप सिक्योर है, और आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं जो मार्केट की रेंज है उस रेंज से भी। जी। ठीक है। आप समझे ठीक है कि सर। क्या मैं बोल रहा हूँ? मींस जी बात सर। अब मार्केट गोल्ड मूव करता है $30, $40 डेली। राइट। जी। अब ये तीस जी सर। चालीस डॉलर मार्केट की नॉर्मल रेंज है।
राइट, ये नॉर्मल रेंज राइट। है। अब राइट। इस रेंज के अंदर कहीं भी आप स्टॉप लगाने के लिए जाएंगे, वो हिट होने के चांसेस हैं, जी। राइट। लेकिन राइट। अगर आप राइट। अपनी अपनी पोजीशंस को स्प्रेड आउट कर देंगे, लेट सपोज ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश, अगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो आप अपनी पोजीशंस को अगर 15-20 डॉलर में डिवाइड कर देंगे, तो आपके चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इज मच मोर एज कंपेयर टू ट्रेडिंग वन लॉट, वन बिग लॉट, ठीक है। राइट। जी। तो अपनी ठीक। पोजीशंस को स्प्रेड आउट करें। राइट, ठीक है सर। ऑन एवरेज कितना, मतलब जो ट्रेडिंग आपका सेटअप है या जो भी आप प्लान है, वो ऑन एवरेज कितना होना चाहिए कि आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी कि 1 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है। मतलब अगर आपकी 1 लाख की देखें, दो इसकी बड़ी सिंपल रूल है। उसका रूल नंबर वन ये है कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पे इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं कि जी इन्फ्लेशन क्या है। लेट सपोज इन्फ्लेशन 10% है पाकिस्तान में। नंबर टू आपका आता है कि जी आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। तो इंटरेस्ट रेट अगर 13% है, लेट सपोज, राइट, तो जी। आपका कुछ 24% के करीब आपका टारगेट, मिनिमम 24 से लेकर 40% आपका टारगेट होना चाहिए कि जी दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक 40%, राइट। राइट। 1 लाख का 40% के 40,000 आपको कमाना है। आप जी। वही बात है कि आप जब ट्रेड करने जाते हैं तो आप लोग ये समझते हैं कि 1 लाख से मैं 10 लाख बना लूंगा। बन सकता है 1 लाख से, एग्जैक्ट। ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, राइट। हम एग्जैक्टली। अभी 3-3, 4, 4 टाइम्स अपना अकाउंट करते थे, 4x 5x पे चले जाते हैं एक साल के अंदर, राइट। जी। मगर हाई रिस्क होता है इन द वे कि हम ट्रेड जितना कर रहे होते हैं उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, छोटी छोटी ट्रेड्स हो रही होती हैं, 24 घंटे स्टाफ काम कर रहा होता है। तो इट्स नॉट दैट इजी। और वो लोग जो फुल टाइम इसको काम नहीं करते उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो ये कर सकें, राइट। जी। लेकिन आप जब काम करें तो एक टारगेट बनाएं कि जी मुझे 40,000 बनाना है, मुझे 50,000 बनाना है, या मुझे 1 लाख रुपए बनाना है। अब 1 लाख रुपए बनाने के लिए आप अपना टारगेट बनाएंगे कि जी 1 लाख मुझे साल में बनाना है, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको 22 से डिवाइड करें। पता चल जाएगा डेली आपको क्या कमाएंगे कि आपका टारगेट अचीव हो कि 1 लाख रुपए आप साल तक कमा रहे हैं, राइट। तो राइट। अगर आप ऐसे टारगेट्स बनाने के लिए जा रहे हैं जिसमें हाई रिस्क मींस आप तेज गाड़ी चला रहे हैं, तो उसका एक्सीडेंट जब होगा तो वो बड़े लॉसेस, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके बड़े लॉसेस हो जाते हैं, एक महीना जी। कमाते हैं और एक दिन में, मींस आप 10 सीढ़ी चढ़ते हैं और जब गिरते हैं तो आप फिर जीरो पे आ जाते हैं। तो ये नहीं होना एग्जैक्ट। चाहिए। होना ये चाहिए कि आप 3 सीढ़ी चढ़े तो एक सीढ़ी गिरे, या 2 सीढ़ी राइट। चढ़े तो एक सीढ़ी गिरे, जब जाके आपकी जीत होगी इस मार्केट के अंदर। राइट। जी, ठीक है और सर। किसी का क्वेश्चन? थैंक यू सर। फिर क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो के बारे में थोड़ा क्रिप्टो के बारे में जानकारी। जी, और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछे। क्रिप्टो के बारे में आप अगर मुझसे आवाज कर लेंगे, मुझे पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, तो आप अगर मुझसे वैसे क्वेश्चन कर लें तो वो सब सुन भी लेंगे और मैं आपको जवाब दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। निकाले करो पेड़ा में वो पानी। जी, ये एक टैरिफ का सवाल किसी ने पूछा है मुझसे कि टैरिफ के बारे में क्या आप फोर्सी करते हैं। तो टैरिफ, अगर ये टैरिफ सर क्रिप्टो के बारे में कामयाब थोड़ा हो बता गया तो अमेरिका तकरीबन 700 बिलियन डॉलर साल का उससे बनाएगा। तो ऑफ कोर्स 700 बिलियन डॉलर अगर वो इस टैरिफ से बनाएगा, जो उसके जीडीपी का ऑलमोस्ट 2.4% इंक्रीज होगा, एंड दैट्स अ बिग इंक्रीज अगर ये कामयाब हो जाता है, राइट। और ऑफ कोर्स इसके कामयाब होने के चांसेस, ऑल्दो कि ये दो दो दफा नाकाम हो चुका है, एक 1928 के अंदर और एक 1930 के अंदर, दो प्रेसिडेंट इस किस्म की
सिचुएशन कर सके। मगर ऑफ कोर्स आज का जमाना डिफरेंट हो चुका है। आज जिस किस्म की इंपोर्ट चाइना से हो रही है, उस वक्त चाइना तो मौजूद ही नहीं था। तो आज चाइना की आबादी एक तो इतनी बड़ी है, नंबर वन। नंबर टू, चाइना की मेन एक्सपोर्ट जो है वो सारी अमेरिका की तरफ होती है। तो उनके लिए भी बहुत टफ टाइम होगा कि अगर वो उसको अमेरिका के साथ अपनी एक्सपोर्ट बंद कर दें या कम कर दें, तो वो उनकी भी इकोनॉमी को बहुत बड़ी हिट मिलेगी। तो ये पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए कि वो इस तरह एकदम किसी चीज को खत्म कर सकते हैं। मगर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि $700 बिलियन अगर इसी रेशो से काम किया, तो तकरीबन $700 बिलियन वो इस टैरिफ इंक्रीज से, जो टैक्स लगाएंगे, उससे उनका इंक्रीज होगा। जी, और कोई क्वेश्चन? क्रिप्टो के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, जिनके पास इक्विटी नहीं होती जी, उनको फंडेड अकाउंट की तरफ जाना चाहिए या अपनी इक्विटी का भी कोई बंदोबस्त करना चाहिए? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं फंडेड अकाउंट अभी तक ज्यादातर तो स्कैम्स हैं जो ये फंडेड अकाउंट है। हो सकता है एक दो कंपनियां, एक कंपनी थी जो वर्जीनिया में थी, दे अप्रोच मी टू, तो मुझे ज्यादा इल्म नहीं है फंडेड उसका। मेरा नहीं ख्याल कि फंडेड इतना ज्यादा रिलायबल होंगे, उसमें ज्यादातर स्कैम्स हैं। लेकिन अगर कोई है और आप समझते हैं कि वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई स्मार्ट ट्रेडर है और वो काम कर रहा है और वो पैसे भी देते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इट्स अ गुड ऑप्शन, आपको जरूर करना चाहिए। एक बिगिनर को सर फॉरेक्स में जाना चाहिए, क्रिप्टो में? ये भी डिपेंड करता है कि आपका फंड कितना है आपके पास, आपका अकाउंट साइज क्या है। अगर आपका अकाउंट साइज बहुत बड़ा है और अच्छा अकाउंट साइज है, तो आप क्रिप्टो में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है, तो देन क्रिप्टो इज द वर्स्ट थिंग टू डू। उसकी क्या रीजन है कि क्रिप्टो सबसे खतरनाक है? इसलिए कि उसकी मूवमेंट एक दिन की, नॉर्मल जितनी भी दुनिया में कमोडिटीज है, चाहे वो करेंसीज हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो मेटल्स हो, उनकी एवरेज मूवमेंट जो है डेली की, वो तकरीबन 1% के करीब है, 1% अ डे। और जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनकी मूवमेंट बाज दफा 10% तक चली जाती है। 10 से 12% भी देखी है हमने कि 10 से 12% मूव कर जाती है। तो जब आप लिवरेज पे काम कर रहे होते हैं और आपके पास पैसा कम होता है और आप लिवरेज पे काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप 10 से 15% होल्ड कर सकें। वो तो आपको पहले ही उड़ा के फेंक देगा, आपके सारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप पहले अपने आप को एक तो ट्रेडिंग को समझें, और ट्रेडिंग को समझने के बाद अ, आप कमोडिटीज में, करेंसीज के अंदर काम करें जो जिसकी मूवमेंट, जिसकी वॉलेटिलिटी कम है। वहां पे अपने अकाउंट को पहले ग्रो करें, और जब वो अकाउंट ग्रो हो जाए, उसके बाद आप सबसे छोटी ट्रेड जो आप कर सकते हैं क्रिप्टो में, वो ट्रेड करें। और क्रिप्टो में भी, ट्रेडिंग पे भी डिपेंड करता है आप किस में काम करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप बिटकॉइन में काम करने जा रहे हैं, तो यू नीड लॉट ऑफ मनी, राइट? कि जब आप जाके उससे कामयाब, क्योंकि उसकी मूवमेंट इतनी शार्प है कि उस पर आपके छोटे मोटे स्टॉक तो काम भी नहीं करते, तो राइट। तो आपको ये देखना है कि आपका क्या अकाउंट साइज है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो क्रिप्टो इज वेरी डेंजरस इफ योर अकाउंट साइज इज लो एंड यू डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन द मार्केट। तो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, तो फिर आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, किसी भी चीज में काम कर सकते हैं। फातिमा, जो बाय एंट्री और सेल एंट्री, मोस्टली जब हम एंटर होते हैं मार्केट के अंदर, तो हम ये देख रहे होते हैं कि मार्केट में, मार्केट जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है, जिन लेवल के ऊपर हमें सेचुरेशन मिलता है, सेचुरेशन, देखिए ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, नॉर्मली लोग समझते हैं कि ये कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक फर्जी चीज है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस उन जगहों के ऊपर बनती है जहां पे बायर और सेलर मर्ज हो जाते हैं।
और जब बायर ज्यादा होते हैं और सेलर कम होते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है, मगर सेलर्स वहां पे मौजूद होते हैं। तो इट्स अ कंजेशन पॉइंट वेयर द बायर एंड सेलर मीट्स, एंड द बायर आउट क्लास द सेलर। ये मीन्स उनसे ज्यादा बायर ज्यादा होते हैं, तो उस वक्त मार्केट ऊपर चली जाती है। अगर सेलर्स आउट क्लास द बायर तो मार्केट वहां से नीचे, वो जो सेचुरेशन पॉइंट है जहां पे बायर और सेलर मीट करते हैं और जहां एक पॉइंट के ऊपर, दैट इज द पॉइंट वेयर इट इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब हम किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आते हैं, वहां पे हमारी कोशिश होती है कि हम खरीदें, और अगर हमने सपोर्ट पे खरीदा तो हमारी कोशिश तो होती है कि हम रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर जाए, या अगर हमने रेजिस्टेंस के ऊपर बेचा है तो हमारी कोशिश होती है कि हम सपोर्ट के ऊपर एग्जिट कर जाए। जी, और कोई क्वेश्चन? सलाम सर। फारूक सर साहब, जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो अभी, सर वो नेट का शायद प्रॉब्लम हो। जी जी, जो ये बोले जो जोर से बोलिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है स्टॉक मार्केट में, जैसे सर स्टॉक मार्केट में जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो उसी दिन खत्म हो जाते हैं, जबकि फॉरेक्स मार्केट में वो पेंडिंग ऑर्डर कहीं कहीं दिन लगे रहते हैं। तो क्या राइट, इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ता है? इससे सपोर्ट इम्पैक्ट एंड नहीं रेजिस्टेंस। पड़ता है। इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, एक कहलाता है जिसको कहते हैं जीटीसी, गुड टिल कैंसिल। एक ऑर्डर है जो अब मेरा नहीं ख्याल कि अब लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वो खत्म हो गया ऑर्डर। मगर वो एक ऑर्डर होता था जिसको हम कहते थे जीटीसी, गुड टिल कैंसिल। या तो वो फिल होगा जब जाके वो कैंसिल होगा, वरना आप खुद कैंसिल कर सकते हैं, मगर मार्केट कैंसिल नहीं करेगी। तो स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं पाकिस्तानी स्टॉक के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे के लिए खत्म हो चुका होता है। तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये तो सैचुरेशन पॉइंट है। आपको नॉर्मली लोग ग्राफ की सूरत में देखते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो मार्केट को देख भी सकते हैं। जब मार्केट किसी लेवल के ऊपर आके प्ले कर रही होती है और मूव नहीं करती है ज्यादा, और एक ही लेवल को कोशिश कर रही होती है कि तोड़ने की और नहीं टूटती है, तो फिर वो वहां से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। या ऊपर जा रही है और वो नहीं ब्रीच कर पा रही, तो इसका मतलब है जब कोशिश की और नहीं किया तो फिर वो नीचे की तरफ आती वालेकुम सर। है। वालेकुम सलाम। सर ये लैब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा, और उसके बाद हमें मैक्सिमम अकाउंट पे कितनी लेवरेज लेनी चाहिए, और स्टैंड और बीरी स्टैंड को कैसे फाइंड किया जाता है सर, इसके बारे में बताइए। लेवरेज, लेवरेज क्या चीज है? लेवरेज इज लाइक अ क्रेडिट। अब आप उसको किस तरह यूज करते हैं, जो लोग स्मार्ट लोग यूज यूज करते हैं उसको, एक तो बिल्कुल जैसे क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया जाए एक 5 लाख रुपए का। अब आप 5 लाख रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं आप उस क्रेडिट कार्ड का। तो अब आप उस वो जो क्रेडिट आपको मिला है 5 लाख का, उससे आप जाके एयर कंडीशन खरीद लें, टीवी खरीद लें, मोटरसाइकिल खरीद लें, अपनी लग्जरीज खरीद लें। राइट, तो आप उसका उस पे जो इंटरेस्ट है वो भी हैवी इंटरेस्ट पे करेंगे। उससे आप कमा भी नहीं रहे हो, अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरीका जो है वो ये है। दूसरा तरीका है कि जो एक क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, जो अपनी अकाउंटिंग बुक तैयार कर रहे होते हैं, कि मींस कि कहाँ कहाँ खर्चा किया, किधर हुआ, तो वो उनको एक स्टेटमेंट की सूरत में सारी चीजें उनको मिल जाती है। तीसरा वो शख्स है जो उसको इस्तेमाल करना जानता है, मींस कि उन 5 लाख रुपए को वो यूज करता है अपने कारोबार में। मींस या तो वो लेट सपोज वो टेलीफोन का काम करता है, या वो टीवी का काम करता है, टीवी खरीदता बेचता है। तो अगर वो टीवी खरीदता है, उन 5 लाख से 5 टीवी खरीदता है, और हर टीवी पे उसको 7,000 रुपए या 5,000 रुपए मिलते हैं। राइट, तो वो महीने के अच्छे खासे पैसे 3-4 रोलिंग्स अगर कर देता है तो 70-75 हजार रुपए उन 5 लाख रुपए से कमाता है। और बैंक को जब उसका टाइम पीरियड होता है तो उस टाइम पे वो अपने पैसे रिटर्न भी कर देता है। तो ही इज यूजिंग मनी फ्रॉम द बैंक
फॉर हिज बिजनेस एंड ही, और उससे वो पैसा कमा रहा है। So that is the best use of leverage, means a credit what you are getting. The same thing when you are trading in the market, आपकी जितनी कम लेवरेज होगी उतनी ज्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप ज्यादा सिक्योर है। एक दूसरा, लेवरेज का इस्तेमाल, बेस्ट इस्तेमाल प्रोफेशनल्स करते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं उन वो लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं। जो इमेच्योर है, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो उसको करने से आप ज्यादा खतरनाक है। अगर आप 400% कर रहे हैं, लेट सपोज आपके पास 1,000 रुपए है और आपको 1:400 की लिवरेज दी हुई है, तो 1,000 रुपए और आप 40,000 की चीज खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, राइट? तो अगर वो थोड़ी सी भी नीचे आई तो आपका तो पूरा 1,000 चला जाएगा। So always try to keep the leverage as low as possible. Leverage is not a good thing for especially a newcomers or the people those who don't have much experience, जिनका experience ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिनका experience है, they know how to use the leverage and they get the benefit out of it. ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। सर जी अगर कोई बंदा, सॉरी, आपकी हेलो आवाज नहीं आ रही। सर जी, अगर कोई बंदा सेल्फ लर्निंग से ट्रेडिंग सीख रहा है उसके लिए क्या गाइडेंस है? आपकी आवाज नहीं आई मुझे, जोर से बोलिए जरा। गाइडेंस हो, इस बार भी मेंटोर नहीं है सिखाने वाला, वो भी सर से सीख रहा है, उसके लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज। जी, अस्सलाम किसी का वालेकुम कोई सर। क्वेश्चन है तो पूछे। बता दें इसका आंसर। हेलो जी। सर, मुझे ये पूछना था, मैं एक बिगनर हूँ। ठीक है, मैं ट्रेडिंग एनालाइज यानी कि टेक्निकल एनालाइज तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और उसमें मैं ट्रेड भी करता हूँ। अच्छा, उस पर प्रॉफिट भी अच्छा होता है। लेकिन बाज दफा मेरा जहन ऐसा अड़ जाता है कि वो स्टॉप लॉस जो है, बस उसको मैं मूव करना शुरू कर देता हूँ, और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। अगर राइट। मैंने 5%, 8% या 9% बनाया हुआ, तो वो मेरा 9% तो लेता लेता है, और मेरे को डैमेज भी करता है 5-6%, 10%। इससे यानी कि इस साइकोलॉजी में कैसे इसको काबू किया जाए, इसका कोई तरकीब है ऐसी? ये तो अभी पूरा मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, एक आप मेरे ख्याल से थे नहीं उस वक्त, किया जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था पूरा साइकोलॉजी इसकी, कि क्या साइकोलॉजी। सॉरी सर, मैंने सुन नहीं पाया बहुत। अच्छा, आपने सुना नहीं, मगर इसकी सिंपल, क्योंकि जब आप अपने स्टॉक को मूव करने, उसके लिए आप किस चीज में ट्रेड करते हैं? गोल्ड में। गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो एक एक चीज है जिसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। जी। आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप को यूज करेंगे तो आपकी बेहतर ट्रेडिंग होगी और वो आपके लॉसेस भी कम से कम होंगे। और ट्रेलिंग स्टॉप रख के ही काम करें। जो डिस्टेंस है वो उसका, लेट सपोज आपने 3,000 3,030 में खरीदा है और आपने 3,020 के ऊपर स्टॉप लगाया है, $10 का स्टॉप लगाया हुआ है, तो अगर मार्केट जी, 3,040 हो जाएगी तो आपका स्टॉप ऑटोमेटिकली 3,030 पे खुद ब खुद चला जाएगा। यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका बेहतरीन आप सजेशन देते हैं कि वो बहुत बेस्ट है। या तो आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टॉप अगर लगाएं, अगर आप मार्केट को समझते हैं और आपकी बेहतर एनालिसिस है तो आप वो लगाएं। दूसरा, जब आप स्टॉप लगाएं तो स्टॉप लगा दें, उसको कभी भी ना हटाएं। सही। और उसकी रीजन भी ये है कि होता ये है नॉर्मली, जिसकी वजह से लोग नहीं लगाते हैं, या आप भी नहीं लगाते होंगे, कि बाज दफा आपने स्टॉप लगाया, मार्केट आई, इस स्टॉप को हिट की और दोबारा ऊपर चली गई। फिर आप कहते हैं यार ये मेरा स्टॉप अगर मैंने नहीं लगाया होता तो मैं कमा रहा होता। तो एक दो दफा तो ऐसा होता है, तो आप रियलाइज करते हैं कि जी स्टॉप लगाना सही नहीं है, और फिर जब आप स्टॉप हटाते हैं तो वही दिन होता है जिस दिन वो मार्केट आपका $5 के स्टॉप की बजाय $50 का लॉस देके चली जाए। ठीक ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट। तो आपको सबसे पहले जो मैंने बताया था कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन, कि ट्रेडिंग प्लान बनाए, उस ट्रेडिंग प्लान के तहत काम करें। एक स्टॉप लगा दिया, वो लगा दिया एंड फॉरगेट इट।
फिर छोड़ दें, या अगर आप मार्केट को समझते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप यूज करें, ताकि मार्केट की, अगर स्पेशली जब मार्केट जो है वन साइड चल रही हो, या बुलिश मार्केट हो या बेरिश मार्केट हो, उसमें ट्रेलिंग स्टॉप बहुत अच्छा काम करता है। वैसे सर मैंने ये पॉइंट गेट कर लिया है। अब इसमें सबसे बेहतरीन जो मेरे समझ में आ रहा है वो ये बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे $10 प्रॉफिट हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो $5 पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखना चाह रहा हूँ। तो उससे बेहतर ये है कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस $5 पे रख दूँ, क्योंकि राइट, पाँच अगर डॉलर का बढ़ती ट्रेलिंग जाएगी, स्टॉप लगा दें। जी जी जी, बढ़ती जाएगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, अदरवाइज राइट, मुझे $5 तो मिल ही जाएंगे। बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यू वेलकम। और कोई सवाल जी? अच्छा सर, अस्सलाम एक, वालेकुम एक सर। बिल्कुल कोई नया बंदा है, वो ट्रेडिंग में आना चाह रहा है, तो जी उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या पाथ या क्या रोड मैप होना चाहिए कि उसको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए? थोड़ा गाइड कीजिएगा प्लीज। उसको पूरी ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। मतलब आप समझते हैं कि ट्रेडिंग को बहुत आसान काम है, कि जो, अगर ये इतना आसान काम होता तो ये जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए, जो बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लेके बैठे हुए, वो ये काम नहीं कर रहे होते। तो ये कोई आसान काम तो नहीं है। इसको समझना, इसको सीखना पड़ता है, और इसमें डिसिप्लिन होना पड़ता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। राइट, वक्त के साथ साथ आप चीजों को सीखते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर आपको एजुकेशन चाहिए। उस एजुकेशन के बाद आप जाके उसको काम करेंगे, कि आपको उसके नेटी जेडी सारी चीजों के बारे में पता हो, फिर आप स्टार्ट करेंगे। अब आपका बैकग्राउंड क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इसका, तो आप बेहतर तौर पे फंडामेंटल्स को भी समझने की कोशिश करें। और ऑफ कोर्स टेक्निकल को समझना ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस के तहत आप काम कर सकते हैं। मगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स, फंडामेंटल एनालिसिस की को समझना जरूरी है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही होती हैं उन रिपोर्ट्स को आप बना तो नहीं रहे, मगर आपको उनको पढ़ के समझना तो आना चाहिए। तो राइट, मतलब इतना आपके पास होना चाहिए कि आप समझें कि क्या है। ये फंडामेंटल्स जो है ये भी जरूरी है इस मार्केट के अंदर। जो लोग समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है, मेरे नजदीक वो लोग जो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं और फंडामेंटल्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि जब कोई फंडामेंटल चेंजेस आ रही होती हैं, तो वो देखें, मार्केट जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या हैं? ये फंडामेंटल्स हैं या टेक्निकल्स हैं? ये तो सर शायद टेक्निकल्स में आएगा, मैं बिल्कुल एक बिगनर ही हूँ तो। ये टेक्निकल नहीं है, ये सारे नंबर फंडामेंटल्स हैं। ये जो $340 का गोल्ड है, ये फंडामेंटल है, इसके ऊपर खरीदो फरोख्त हो रही है, ये फंडामेंटल नंबर है। इसको देखने का तरीका जो ग्राफ की सूरत में देखते हैं, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो राइट सर, राइट सर, बेहतर। आप लोग इन चीजों को समझें। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 6.2% अनएम्प्लॉयमेंट, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9, ये क्या नंबर्स हैं? ये फंडामेंटल नंबर्स हैं। इसको अगर मैं ग्राफ की सूरत में देख रहा हूं, उसको हम टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दीज नंबर्स आर फंडामेंटल नंबर्स। बट जिस तरह हम देखते हैं उसका, उसके पास बिहेवियर को देखते हुए जो एनालाइज करते हैं, हम उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। राइट, कि हम उसके बिहेवियर को वॉच करते हैं, उस बिहेवियर से हम जानते हैं। राइट, आप किस तरह पहचानते हैं? आप नहीं पहचानते। आपके घर में जब कोई आपके रूम को नॉक करता है, तो आपको पता चलता है कि कौन हो सकता है ये? जी सर, ये गैस तो कर सकते हैं कि कौन हो सकता वो क्या है? वो बिहेवियर है, कि कोई आदमी जोर से नॉक करता है, कोई स्लो नॉक करता है, कोई किसी तरह नॉक करता है, तो आपके उसके पास्ट बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि ये मेरी वालदा नॉक कर रही है, मेरी वाइफ नॉक कर रही है, मेरे बच्चे नॉक कर रहे हैं, मेरे वालिद नॉक कर रहे हैं। तो इसी तरह जब आप मार्केट की बिहेवियर को समझ जाते हैं, तो आपको समझ में आने लगती है कि मार्केट की मूवमेंट क्या है। उस बिहेवियर के एनालिसिस को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। है। सर वेरी वेल नोटेड, थैंक यू वेरी मच सर। यू वेलकम जी। और कोई सवाल? अस्सलाम सर गोल्ड वालेकुम। में
सर जी कभी कभी फंडामेंटल न्यूज जो है वो कुछ और आती है और मार्केट में प्राइस कुछ और मूव कर रही होती है, राइट। ऐसा क्यों होता है फिर? एक बच्चा है जो फर्स्ट आता है और कभी वो सेकंड आ जाता है, तो क्या रिएक्शन होता है पेरेंट्स का? फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है और उसका रिजल्ट जो है वो फोर्थ नंबर पे आ जाता है, तो उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर वो फिफ्थ नंबर पे आ जाता है, फिर वो कंसर्न होना शुरू होते हैं। फिर वो सातवें आठवें नंबर पे आता है, तो वो और कंसर्न होते हैं। फिर वो स्कूल पहुंच जाते हैं कि मेरा बच्चा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता था, अब ये आठवें नंबर पे कैसे आ गया। और फिर इसी तरह अब क्या हुआ कि जब एक उसका रिजल्ट खराब आया तो इग्नोर किया, सेकंड टाइम भी इग्नोर किया, थर्ड टाइम भी इग्नोर किया, चौथी टाइम पे वो पहुंच गए। अब उनका ट्रस्ट लेवल खत्म हो गया, उस बच्चे के पे जो ट्रस्ट था वो खत्म हो गया। अब एक बच्चा जो पहले 20 नंबर पे आता था वो 17 पे आ गया, फिर वो 15 पे आ गया, फिर वो 14 पे आ गया, फिर वो 10 पे आ गया। जब 10 पे आया तो अब उसका ट्रस्ट, पेरेंट्स का ट्रस्ट लेवल उस बच्चे पे आ गया कि ही इज ट्रस्टिंग, ही इज वर्किंग हार्ड, और वो अब बेहतर कर रहा है। तो इसी तरह ये फंडामेंटल्स भी होते हैं। जब न्यूज, एक अच्छी न्यूज आती चली जाती है, उसमें बुरी न्यूज को अच्छी, पुरानी अच्छी न्यूज उसको एब्जॉर्ब कर जाती, वो उसको इग्नोर कर देती। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद हर न्यूज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता। इस चीज को समझें आप, हर न्यूज पे इम्पैक्ट नहीं आते इस तरह के। राइट। बताओ, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में हमारे क्या इश्यूज है, हमारी इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम्स है इस वक्त? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, कि जी इन्फ्लेशन हमारा बहुत हाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो अब जो भी इंडिकेटर इन्फ्लेशन रिलेटेड होगा वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर नंबर टू कौन सा इशू है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का कोई भी नंबर, अच्छा नंबर आएगा तो हमारा अपनी इकोनॉमी पे ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर हमारा सीपीआई पीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो बताते हैं कि इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच रहा है, अगर वो कम हो रहा है तो हमारा ट्रस्ट बिल्टअप होगा। लेकिन फौरन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 40% हमारा इन्फ्लेशन था तो वो वहां से 35% हो गया, राइट? तो हमारा एकदम नहीं बढ़ेगा। जब वो 35 से 32 हुआ, 32 से 30 हुआ और फिर वो 28 हुआ, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ये गिर रहा है, मुस्तकिल गिर रहा है। अब हम उसको उस पर कॉन्फिडेंसली काम करते हैं। तो आप लोग समझते हैं कि ये हर न्यूज के ऊपर मार्केट का एक इम्पैक्ट आएगा, ऐसा नहीं होता। जी शहबाज, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी सवाल पूछिए। सर आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, जरा जोर से बोलिए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं लास्ट मंथ आपसे मेरा क्लास कंप्लीट हुई थी, तो आपने सारे जो जो इंडिकेटर्स बताए थे वो सारे मैंने यूज़ किए हैं 1 मंथ के अंदर अंदर। तो सर मुझे एक इशू आ रहा है, पता नहीं शायद मैं किसी जगह पे मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे वो समझ नहीं आ रही। वो मिस्टेक सर मुझे ऐसे हो रही है कि आपने बताया था कि जब सारे मूविंग एवरेजेस एक साइड पे हो, मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो जब मार्केट सब मूविंग एवरेजेस से ऊपर होगी तो मतलब कि बाई इंडिकेटर बनता है, ऐसे ही है। राइट। तो अगर बिल्कुल नीचे होगी तो वो शॉर्ट का इंडिकेटर बनता है। तो और उसके साथ RSI अगर देखना है, मतलब कि वो क्या बता रहा है और उसके बाद ट्रेंड लाइन क्या बता रही है, ये सारी चीजें देखने के बाद हम एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है। राइट। तो सर मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पे, मतलब कि जब बिल्कुल क्लियर हो जाती है मार्केट वहां पे मैं एंट्री तो ले लेता हूँ, लेकिन एंट्री लेने के बाद अब मैं अपने अकाउंट के हिसाब से, मतलब मैंने 1% डेली का जो मैंने रखा हुआ है, एक एंट्री के ऊपर अपना 1% स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो मैं 1% के हिसाब से स्टॉप लॉस से फिक्स फिक्स करता हूँ। तो वो जैसे मतलब एंट्री लेता हूँ थोड़ी देर बाद वो मेरा 1% तो विद इन मिनट्स में वो हिट हो जाता है। तो वो उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मेरा अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैं गलत जगह पे पुट कर रहा हूँ या मतलब छोटा रखा हुआ है या क्या वजह है। वो मतलब स्टॉप लॉस मतलब कि मेरा 10 में जो है ना वो मेरा 7 से 8 एंट्रीज पे जो है ना स्टॉप लॉस मेरा हिट हो रहा है। तो लॉट इस वजह साइज से जो क्या है? मेरा लॉट साइज क्या है? लॉट्स है 0.01। 0.1। और स्टॉप आपका कितना है? कितने जी पिप्स के ऊपर लगाते हैं? किस चीज में ट्रेड करें?
सर गोल्ड में और सिल्वर में या ऑयल में बस। देखें, जब आपका अकाउंट छोटा हो तो उन जी चीजों में जिसमें हाई वॉलेटिलिटी हो उसमें जी आप अवॉइड करें ट्रेडिंग करना। क्योंकि ये मार्केट जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये डेली इसकी मूवमेंट इज 1%। तो 1% जी की एक नॉर्मल मूव है। आप समझे मार्केट को कि इसकी मूवमेंट क्या है। बता, आपके पास आप एक कमरे के अंदर है, उस कमरे के अंदर वो 10 बाय 10 का कमरा है। अगर आप उस कमरे में मूव अराउंड करते हैं, चलना फिरना शुरू करते हैं क्या, और दरवाजा बंद है, तो क्या बाहर वाले को पता चलता है कि आप अंदर हैं, अंदर मूव कर रहे हैं? नहीं। नहीं पता चलता। वो जी कब बिल्कुल। पता चलता है? जब आप दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब आप बाहर जा सकते हैं। गए नहीं है मगर बाहर जा सकते हैं। जब या दरवाजा खुला हो तो आपकी मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये जो एक जी परसेंट की मूवमेंट है गोल्ड के अंदर, ये नॉर्मल मूवमेंट है। इस मूवमेंट के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो, और छोटा स्टॉप, इतना छोटा स्टॉप लगाने के लिए जाएंगे, मुझे नहीं पता आपके अकाउंट साइज क्या है, तो वो उसकी नॉर्मल मूवमेंट है। उस मूवमेंट के अंदर $2 से $3, $4 की तो उसकी नॉर्मल मूवमेंट है। उस मूवमेंट पे आप अगर समझेंगे कि आप स्टॉप लगा देंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर आप लगाते हुए भी हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के ग्राफ को देखें। आप डेली ग्राफ के ऊपर काम नहीं करेंगे। नहीं सर, मैं 1 आवर और 30 मिनट्स के देख के उनके मुताबिक फिर मैं ट्रेड लेता हूँ। आप 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के ग्राफ को देखें। अच्छा ठीक है। वो तो सर आपको उसमें तो बेहतर। फिर सर मूविंग एवरेज जो बहुत ज्यादा जल्दी मूव करते हैं ना 15 मिनट्स में, तो उसमें तो बड़ी जल्दी से सर मतलब कि मार्केट को क्रॉस कर मूव जाती तो है करते सारे हैं मूविंग मगर आप एवरेजेस टाइम को। भी देखें ना कि किस टाइम पे आप काम कर रहे हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए जब आपका टाइट स्टॉप आप लगाने के लिए जा रहे हैं तो आप अमेरिकन टाइम के ऊपर उसको अवॉइड करें। अच्छा सही हो गया। यूरोप और अमेरिकन टाइम पे अवॉइड करें। आप एशियन और यूरोप का जो टाइम है उस टाइम के अंदर ट्रेड करें। सर मेरी 500 का मेरा लॉट अकाउंट है सर। उसके बाद जो मैं टीपी रखता हूँ वो 100 पिप्स की रखता हूँ, और स्टॉप लॉस जो रखता हूँ 50 पिप्स का रखता हूँ। तो 50 पिप्स जो $5 बनते हैं तो वो मेरे अकाउंट के हिसाब से 1% बनती है, मतलब कि जो लॉस है डेली राइट। का वन राइट। एक एक ट्रेड के ऊपर। तो सर उसमें अभी एक दूसरा इशू आपने सर मतलब बताया था कि आप मतलब कि बताएंगे, शायद मुझे उस टाइम समझ नहीं आई। आपने कहा था कि मैं मतलब कि मेरा मकसद ये है कि मैं प्रॉफिट को सेव करना सिखाता हूँ। तो सर मुझे सब दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आई शायद उस वक्त कि प्रॉफिट मुझे हो रहा है। मतलब ये बात हम्म। नहीं है कि इस स्ट्रेटजी पे मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब पूरे मंथ में क्या हुआ कि पहले वीक में मुझे $50 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद मतलब नेक्स्ट वीक में क्या हुआ कि मुझे वो $50 मुझे रिवर्स हो गए, ठीक है। वो 50 जो मेरे बने थे वो रिवर्स हो गए, मैं मतलब कि फिर जीरो पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वीक में क्या हुआ कि मेरा $70 to $80 मेरा प्रॉफिट हो गया। जो फोर्थ वीक था, फोर्थ वीक में मेरा वो 120 का मुझे लॉस हो गया। तो वो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं प्रॉफिट को सेव कैसे करूं। या तो मैं जैसे प्रॉफिट होता है मैं उसको विड्रा कर लूं, या फिर मतलब क्या, इसकी कोई मुझे समझ नहीं नहीं आ रही नहीं, क्या करूं। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी गलती क्या कर रहे हैं। आप जी गलती एक तो ये कहते हैं कि जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो आप पैसा कमा रहे हैं। जब वो जी आपकी मूविंग एवरेज के नीचे आने लगती है, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उस वक्त आप पैसा लूज करने लगते जी बिल्कुल। हैं। राइट। जी जी तो आप मार्केट का जब ट्रेंड में, या मार्केट जब करेक्शन की तरफ आती है, या उस वक्त आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। जी राइट। बिल्कुल यही बात है। तो वो आप किसी वक्त मुझे बताइएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो उसको कैसे कैसे देखा जाता है। उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको देखना जरूरी। जी ठीक है सर। राइट। मुझे तो लगता है शायद मैंने अपने मूविंग एवरेज छोटे तो ज्यादा छोटे तो नहीं रखे। आपने कहा था कि मतलब बंदा अपनी मर्जी से सेट कर सकता है, या कोई फिक्स नंबर होते हैं। आपने क्या रखा हुआ है? मैंने सर रखा हुआ है कि 5, 10 और 15 और उसके बाद 20 रखा हुआ है। नहीं, आप 5, 10 और 15 और 44 अच्छा, लास्ट वाला जो सबसे बड़ा होना चाहिए। वो 44 होना चाहिए। 44 चेंज ऑफ ट्रेंड बताता है। ठीक हो गया। राइट। तो जब सर फिर मेरी ये मिस्टेक है, मैंने ये करीब करीब रखे हुए हैं। तो जब मतलब मैं एंट्री लेता हूँ ना 5 वाले से सबसे ऊपर एंट्री लेता हूँ।
या सबसे नीचे जब मार्केट होती है वहां पे एंट्री लेता हूँ। तो जब मैं स्टॉप लॉस को फिक्स करता हूँ तो मैं 20 वाले सबसे आखिरी वाला जो मूविंग एवरेज है ना उससे भी पीछे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, लेकिन वो भी राइट। हिट हो जाता है फिर थोड़ी देर में। आपका स्टॉप अगर आप 5 डे के ऊपर आप स्टॉप रख रहे हैं, 5 आवर्स के या 5 जो भी टाइम पीरियड है उस पर रख रहे हैं, तो आपका स्टॉप जो है वो 10 के नीचे होना चाहिए, 15 के नीचे नहीं। फिर मैंने तो 20 के नीचे भी रखा है लेकिन वो भी सारे हिट हो गया। नहीं तो आप कम लॉस लेंगे ना उसमें, अगर आप 10 के नीचे रखेंगे। जी सर, क्या क्या बात कर दी आपने? जी, आपकी आवाज नहीं आई सर, दोबारा कीजिए, मैं बताइए कह रहा क्या हूँ बोला आप आपने? 10 के नीचे स्टॉप रखा करें, 20 के नीचे, 15 या 20 के नीचे ना रखें, क्योंकि वो आपका बड़ा लॉस होगा। सर वो जो मैंने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जब मैं देखता हूँ ना, तो वो जो तीनों या चारों जो मतलब टाइम मूविंग एवरेजेस है ना, उनको क्रॉस करने के बाद जाके ना वो मेरा जो 50 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है, तो वो मैं तो फिर उसके बहुत ज्यादा ऊपर जाके रखता हूँ, तो वो सारे के सारे 50 पिप्स के अंदर आ जाते हैं, मतलब कि 15 मिनट्स छोटे टाइम फ्रेम के बीच में। तो अगर 4H में देखता हूँ तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं उसमें, मतलब कि मेरा 50 पिप्स का जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा होता है, वो तो इवन के 5 के साथ ही जुड़ा होता है बिल्कुल। ये अगर आप मैं 5 किसी से थोड़ा सा वक्त ऊपर। ये किसी वक्त मुझे आप मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको आके एक दफा ग्राफ की सूरत में आपको सारा समझाऊंगा कि क्या कैसे करें आप। जी ठीक है। ठीक होगा सर। ठीक है राइट। सर। और कोई क्वेश्चन थैंक यू किसी सर। का? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर एक दफा आपने बताया था कि ये स्टॉक सिलेक्शन आप किस तरह करते हैं, सेक्टर और स्टॉक किस तरह सिलेक्ट करते हैं आप? किस तरह चेक करते हैं? नंबर वन, जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो ये एक, पहले आप क्या देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर कौन सा सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है। पहले तो आप सेक्टर ढूंढेंगे ना। मैं आपको उसका शेल बता देता हूं कि किस तरह करते हैं, कि पूरी दुनिया में वो कौन सा सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है। फिर सेकंड आप देखते हैं कि एशिया के अंदर कौन सा सेक्टर, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर आप देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो सेक्टर कैसा कर रहा है। फिर आप देखते हैं पाकिस्तान में वो कैसा कर रहा है। फिर जो पाकिस्तान में उस सेक्टर में जो टॉप कंपनीज हैं, जो रिलायबल कंपनीज हैं, जो पुरानी कंपनीज हैं, जो प्रॉफिट देती हैं, राइट, फिर आप उसमें से उसको चूज करेंगे कि ये इस सेक्टर में से ये दो कंपनीज मैंने चूज की हैं। दिस इज हाउ यू चूज 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 द शेयर्स, कि आपको किस कंपनी में काम करना चाहिए। कंपनियों को देखने के लिए दो तीन चीजें बहुत अहम है। नंबर वन, आप पाकिस्तान के लिए मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनली नहीं, पाकिस्तान के लिए सबसे पहले देखना है कि ये किसकी कंपनी है, और जिसकी कंपनी है क्या उसकी और भी कंपनीज हैं या सिर्फ यही कंपनी है। राइट। अगर उसकी और कंपनीज है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू यू, कि दाऊद ग्रुप है। अब दाऊद ग्रुप की तो बेशुमार इंडस्ट्रीज है। अब वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि उनकी किसी एक कंपनी की वजह से बाकी उनकी कंपनीज के ऊपर भी असरअंदाज हो। राइट। लेकिन जो एक इंडिविजुअल कंपनीज होती हैं या छोटी कंपनी जो ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसको बूम करना चाहती हैं, उस कंपनी को कि बूम कर जाए, और अपनी एग्जिट ढूंढ रही होती हैं कि 10 रुपए का शेयर था वो 100 रुपए का शेयर हो गया, तो मैं अगर अपने 15-20% शेयर निकालूं तो मैं तो कंपनी से बाहर हो गया प्रॉफिट लेकर। राइट। अब कंपनी जाने और शेयर होल्डर्स जाने कि वो कंपनी का क्या है, और ये नॉर्मली होता रहा है पाकिस्तान में। राइट। तो ऑलवेज गो फॉर द प्राइम शेयर, जो अच्छे कंपनीज हैं, पुरानी कंपनीज हैं, रिलायबल कंपनीज हैं। और नंबर वन, नंबर टू, जिनका वॉल्यूम हाई है, मींस हाई वॉल्यूम ट्रेड है। राइट। मतलब कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिसका वॉल्यूम बहुत कम है, प्राइम है मगर उनका वॉल्यूम बहुत कम है। राइट। तो गो विद, ऑलवेज गो विद द वन, दोज हु हैव अ हायर वॉल्यूम, कि जिसमें खरीदो फरोख्त बहुत होती है, वो आप देखें, रिलायबल कंपनीज, और उसका वॉल्यूम अच्छा हो, सेक्टर वाइज उसको आप चूज करें। तो 4 से 5 डिपेंड कि आपका क्या पोर्टफोलियो, कितना बड़ा पोर्टफोलियो है, उसके लिहाज से आप, कि आपने 3 कंपनियों में काम करना है, 10 कंपनियों में काम करना है, 20 कंपनियों में काम करना है, तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाए। और उस पोर्टफोलियो के साथ फिर आप उनके फंडामेंटल्स को साथ रखें, बाकायदा उसका प्रिंट आउट लेके रखें, ताकि आपको पता चले कि वो
वो कंपनीज क्या प्रॉफिट सर देती जाना रही ये है, काम करना से। डिविडेंड्स क्या देती रही हैं, प्रॉफिट्स क्या देती रही हैं, राइट। तो वो आपको देखना चाहिए, और उन्हीं कंपनियों पे आप फिर फोकस रखें, ताकि आपको उन कंपनी की मूवमेंट, उनकी जो बिहेवियर है उसका भी आपको पता चलता रहे। आपको समझना चाहिए कि वो उसकी डेली की मूवमेंट कितनी है, मतलब वो 1 रुपया मूव करती है, 8 आने मूव करती है, 2 रुपए मूव करती है, ताकि आपके लिए इजी हो ट्रेड करना, कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। थैंक यू सर। राइट, और कोई सवाल जी? सर मुझे ये थोड़ी पता करना बात था है। कि कोई ऐसी एसेट क्लास जो चार्ट पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करती हो। मोस्टली मैंने आपको बताया, हर वो कंपनी जो प्राइम कंपनीज हैं जिसका वॉल्यूम हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम के अंदर मिनोपुलेशन के चांसेस कम है। आप समझ रहे हैं मिनोपुलेशन के चांसेस कैसे कम है? मतलब मेरा एक प्लॉट है जिसके अंदर 100 छोटे छोटे प्लॉट हैं जो मैंने बेच दिए, उसमें से 40 कोई आदमी खरीद लेता है, तो अब वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, राइट। लेकिन अगर मेरे पास एक जमीन का हाँ टुकड़ा है ये जिसमें चल रही 10,000 प्लॉट मौजूद है, और कोई 40 खरीद लेता है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता उसके अंदर। तो जब वॉल्यूम हाई होता है तो उसमें मिनोपुलेशन के चांसेस कम होते हैं, एज कंपेयर टू जिसमें वॉल्यूम कम होगा उसमें मिनोपुलेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। मतलब एक दो चार बड़े प्लेयर्स जो है मार्केट को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा ये गोल्ड ट्रेड करने के लिए पीएमईएक्स सही है या कोई इंटरनेशनल ब्रोकर में खोला जाए, कौन सा? दोनों सही है, मगर ऑफ कोर्स आपको जो ज्यादा बेनिफिट होता है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है, क्योंकि उनके स्प्रेड कम होता है, उनकी बाकी चीजें जो है बेहतर होती हैं, एग्जीक्यूशन बहुत बेहतर है। ऑल्दो के दे यूज द सेम काइंड ऑफ सिस्टम, मतलब वो भी MT5 यूज कर रहे हैं या MT4 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी PMAX में तो MT5 यूज होता है। लेकिन MT4 में एक बेनिफिट ये होता है कि आप उसके अंदर अपनी किसी पोजीशंस को इजीली फर्स्ट कम फर्स्ट आउट नहीं होता, जो पोजीशन आप चाहते हैं वो आप लिक्विडेट कर सकते हैं। जैसे MT5 में, जो PMX में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने अगर एक सौदा लिया है, तो मतलब उन्होंने 5 सौदे लिए डिफरेंट लेवल पर, लेट सपोज उन्होंने 10 रुपए पे लिया है, 9 पे लिया है, 8 पे लिया है, 7 पे लिया है। अब अगर वो पोजीशन को काटना चाहता है और वो 9 रुपए हो जाती है, तो वो चाहता है कि 7 रुपए वाले को काटूं मैं, अपनी पोजीशन लिक्विडेट करूं 7 रुपए वाली, तो वो नहीं कर सकता है। वो 10 रुपए वाली उसकी लिक्विडेट होगी, राइट। ऑल्दो के नंबर वाइज फर्क नहीं पड़ता, मगर साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि आप जब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, जैसे MT5 के ऊपर मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी में वो सूट नहीं करता मुझे MT5, MT4 ही करता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये फर्क पड़ता है कि वहां पे आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, कि आप MT5 ले लें या MT4 ले लें। तो MT4 हैज गॉट मोर ऑप्शंस। आपको शायद पता नहीं है कि मैं मेटाकोड जो कंपनी है, ये जो MT4 MT5, इसका कंट्री हेड रहा हूँ पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर। तो इसलिए मुझे इनका पता है, इस पूरे सिस्टम का पता है कि ये सिस्टम कैसे चलता है। और बल्कि PMEX में भी मैंने, जब मैं कंट्री हेड था तो उसी वक्त मैंने इंस्टॉल करवाया था। जी, और कोई सवाल? सर तो MT4 ज्यादा बेनिफिट है, यानी कि 5 से अच्छा है? स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक ही पोजीशन लेते हैं और उसको लिक्विडेट करते हैं, तो फिर तो MT5 MT4 में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप सेवरल पोजीशंस लेते हैं तो MT4 इज मच बेटर ऑप्शन देन MT5। अच्छा सर, आप फंडामेंटल पढ़ाते हैं? जी, फंडामेंटल्स में हुई इकोनॉमिक्स, तो मैं फंडामेंटल्स पढ़ाता हूँ। सर फंडामेंटल को समझने के लिए यानी कि हमें इकोनॉमिक्स की कितनी समझ होनी चाहिए? यानी कि हमें ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, या नॉर्मल पढ़ा लिखा बंदा भी इसको रिपोर्ट्स को आराम से देख के समझ सकता है? इकोनॉमिक्स इज वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। इसको आपको कोई थीसिस तो लिखने नहीं है, आपको इतना फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना इतना जरूरी है कि जब आप कोई रिपोर्ट आप पढ़े तो आप उसको समझ सके, जिसमें बेशुमार लोग मौजूद होते हैं, राइट।
बीच में आ रही ठीक है सर, हाँ, है। राइट शुक्रिया। जी, और कोई सवाल? जी, एनी सर अदर क्वेश्चन? असल में सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जैसे कि हम लोगों के जो न्यू है तो उनके लिए सर आप हमें गाइडेंस अगर दें हमें इसके बारे में कि हम इसको किस तरह से स्टार्ट करें। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं लेकिन वो मोस्टली फेल हो रहा है। अगर हम एसएमसीबी भी कर रहे हैं तो मोस्टली लॉसेस में ही है। तो उसके लिए आप हमें क्या एडवाइस करेंगे और क्या गाइड करेंगे कि हम उसमें किस स्ट्रेटेजी पे वर्क करें। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। जब तक आप, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग 10 में सीखते हैं। आपने एक वीडियो सीख देखी, दूसरी समझने के सीख जाएंगे, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस आपको एक ट्रेनिंग लेनी जरूरी है कि जब आप तक बेसिक से लेके नहीं समझेंगे, चीजों को नहीं समझेंगे, जब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कमा सकें। राइट, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ तो 12वां चैप्टर पहले पढ़ा दूं, फिर मैं आपको 10वां पढ़ा दूं, फिर चौथा पढ़ा दूं, फिर मैं 15वां पढ़ा दूं, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो यू हैव टू गो विद द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में आपको जाना है कि जी बेसिक ऑफ, अगर आप टेक्निकल्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक ऑफ टेक्निकल्स क्या है, इसकी टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, कौन कौन से सिस्टम है, वो क्या सिस्टम काम करते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, मूविंग एवरेज क्या चीज होती है, तो आरएसआई क्या चीज है। राइट, मतलब सारे इंडिकेटर्स को पढ़ना, फिर उसका यूज कि उन सबकी कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर ट्रेड की जाती है। ट्रेड जो की जाती है वो डिफरेंट इंडिकेटर्स को मर्ज करके उनको यूज करते हुए आपको रिजल्ट मिलता है। राइट, तो जब तक आप उन सारे इंडिकेटर्स को नहीं समझेंगे और उसको उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू कैन मेक मनी। ये सबसे बड़ी गलती है लोगों की कि वो ये समझते हैं, मतलब अगर ये इतना आसान काम होता कि ये इस तरह पढ़ा जाता तो ये पूरा उर्दू बाजार आपका भरा पड़ा है, जहाँ पे मेडिकल की भी, डेटा साइंस की भी और इंजीनियरिंग की भी किताबें, तो ये सब पढ़ के तो सारे इंजीनियर, डॉक्टर और डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं। राइट, तो ये पॉसिबल नहीं है। यू नीड अ मेंटोर जो आपको बताए, आपको सिखाए, आपको एक एक चीज बताए कि सिस्टम कैसे होता है। और फिर ये भी नहीं होगा कि आप, एक जो मेंटोर आपको चाहिए कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आए वो आपको उसको सॉर्ट आउट करके बताता जाए साथ साथ। राइट, सिर्फ ये नहीं कि एक ट्रेनिंग होके खत्म। ट्रेनिंग तो एक बेसिक काम है, उसके बाद आपको मेन जरूरत पड़ती है जब आपको कोई मार्केट की ऐसी मूवमेंट होती है, जब आपको हेल्प चाहिए होती है उसको पूछने के लिए। मतलब अगर आप जब नई मोटरसाइकिल चलाना सीखें तो आपको नहीं पता कि बारिश में किस तरह चलाते हैं। राइट, तो जब बारिश होगी तो उस पर ब्रेक किस तरह लगाते हैं, या जब ऑयल पड़ा हो तो किस तरह बाइक को चलाना है, जब बजरी पड़ी हो तो किस तरह चलाना है, जब कीचड़ हो तो किस तरह चलाना है। तो सारी कंडीशंस जो है, जब जाके आप सीजन बनते हैं। सीजन आदमी जब बनता है, जब सारे मौसम से गुजर जाता है, जब वो सीजन होता है, फिर उसके सवाल कम से कम होते चले जाते हैं। राइट, तो आप, यू नीड अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाए और फिर आपको साथ साथ ग्रो करवाए। बिल्कुल सर आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। सर असल में हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा मेंटर वगैरह नहीं है। तो सर इसमें आप हमारी क्या हेल्प करेंगे कि हमें आप बेसिक टू एडवांस, क्योंकि बेसिक में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम जाहिर सी बात है ऑनलाइन कभी किसी को देखते हैं कभी किसी को देखते हैं तो उसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट खराब हो जाते हैं। तो मैं यही चाहता था कि कोई एक मेंटोर ऐसा हो जो कि जिसको हम फॉलो करें। तो सर इसमें आप हमारी क्या गाइड करेंगे बेसिक टू एडवांस। मैं यही सबको बोलता हूँ, अगर जो लोग ट्रेनिंग मेरी लेते हैं उनको पहली चीज मैं यही बोलता हूँ कि पहले आपको जो पास्ट में जो कुछ सीखा है उसको भूलना जरूरी है। जब तक आप वो नहीं भूलेंगे, जब तक, बात वही है कि एक बोर्ड है जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं, उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो पहले उसको मिटाना जरूरी होता है, फिर आप कोई चीज लिखते हैं। तो जो लोग पुरानी चीजों को लेके साथ चल रहे होते हैं, मींस, और हमारे यहाँ जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर होता है कि वो एक ब्रोकर बैठा हुआ है, दूसरा एक लड़का जो नया लड़का है वो उस ब्रोकर के साथ उसको बैठा दिया जाता है कि जो ये कर रहा है बस ये करो।
मीन्स अगर वो गलत कर रहा है तो वो भी गलत सीख रहा है। और यही सबसे बड़ा रीजन है हमारे मार्केट्स का, कि जो लोग सीख रहे होते हैं वो गलत जो सीखा हुआ है उसी के साथ बिठा देते हैं कि वो सीखते जाओ उसको, और वो अब वही बिल्टअप हो जाता है। और वो आपकी जो होता क्या है कि आपकी हैबिट जो है वो एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी वो नेचर में तब्दील हो जाती है, राइट। और फिर वो आप वही काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे बेशुमार लोग आते हैं कि जो एक ही गलती, सेम गलती को सालों से दोहरा रहे होते हैं, राइट। और उनको जब पता चलता है कि वो गलती क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताने वाला नहीं है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, राइट। तो आपको बताने वाला एक चाहिए जो आपको बताए जब आप गलती करें तो वो आपको बता सके कि जी वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक, राइट। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तो आप उसको सुधारेंगे किस तरह। जी, एनी अदर क्वेश्चन? बिल्कुल सर। तो सर इस आपको ज्वाइन करने के लिए आप मतलब किस सिटी से हैं? क्योंकि मैं तो हूँ हैदराबाद से। तो क्या हैदराबाद में है तो सर हम आपसे फिजिकल भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन मेरी देंगे सिर्फ तो फिर। सैटरडे और संडे को बेटे, मेरी सिर्फ सैटरडे संडे को क्लास होती है। जो ऑनलाइन क्लास होती है वो मैं फिजिकल ट्रेनिंग तो देता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आधे वक्त 6 महीने अमेरिका में होता हूँ और 6 महीने पाकिस्तान में होता हूँ। तो अमेरिका से मुझे मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ टाइमिंग डिफरेंस आ जाते हैं, 9 घंटे का फर्क आ जाता है। तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम होता है। जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो मैं ट्रेनिंग देता हूँ। जिस तरह मैं अब मई में चला जाऊंगा तो फिर मैं अब अक्टूबर नवंबर तक मेरी वापसी होगी। जी सर अभी आप फिजिकल क्लासेस करा नहीं, मैं फिजिकल पहले कराता था मैं, मगर अब वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक होता है फिजिकल क्लास का। जी, और कोई सवाल किसी का? सर तो ऑनलाइन क्लासेस का फिर सेटअप किस तरीके से होगा आपका, और कब से ये होगा? ये निदा होती हैं जो आपको बता देंगी कि कब है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक मेरी क्लास शुरू होगी टेक्निकल एनालिसिस की। 12 तारीख से मेरी एक क्लास शुरू हो रही है जो 1 महीने की होती है और सिर्फ सैटरडे संडे। अच्छा सर, ये जैसे कि 1 मंथ का है तो इसमें हमें फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों कवर हो जाएंगे? नहीं जी, इसमें सिर्फ टेक्निकल्स का कोर्स है। ये सिर्फ टेक्निकल्स पे कब बात होगी। सर सर मतलब कि फंडामेंटल का कब से स्टार्ट करें? फंडामेंटल्स का जो एक कोर्स आएगा वो फिर बाद में जब जब भी आएगा, वो मुझे नहीं पता कब आएगा, नेक्स्ट मंथ ही आएगा। सर टेक्निकल्स ये 8 क्लासेस में कवर हो जाएंगे? कोशिश तो यही होती है कि 8 8 क्लासेस में उसको पूरा कवर किया जाए। जो ईच क्लास है वो 2 घंटे की होती है। जी, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। शाम। अच्छा सर, जब हम गोल्ड में किसी भी कम्युनिटी में मल्टीपल पोजीशंस ले रहे होते हैं, तो होता क्या है कि वो तो जब आपकी लॉस भी जा रही होती है, लेकिन समहाउ आपको पता होता है मार्केट के रिवर्स होना है एक सर्टेन पोजीशन पे। तो हम क्या कर रहे होते हैं, वो सर्टेन पोजीशन टाइम ले रहे होते हैं, टाइम टेकिंग होता है। मान लीजिए अगर मैंने एक $20 मेरा वो लॉस में चल रहा है, लेकिन इसमें से हमें पता होता है कि कल या परसों तक उस रिवर्स करना है। तो मैं करता क्या हूँ, उस पोजीशन को तो मैं वहीं छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर छोटी छोटी लॉट्स से भी मैं प्रॉफिट टेकिंग कर रहा होता हूँ। तो ये तो राइट, गुड स्ट्रेटेजी। या फिर उसको पोजीशन को काट देनी चाहिए बड़े वाली? आप बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि नंबर वन, आपको जब मार्केट के इंडिकेटर्स आपको सारा साइन देने शुरू कर देते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है या करेक्शन दे सकती है, नीचे आ सकती है, तो किसी भी शख्स को बिल्कुल टॉप या बॉटम नहीं मिलता है। तो आप सही काम करते हैं कि उस टाइम पे जब आपको लगता है कि यहां से मार्केट गिर सकती है, तो आप छोटी छोटी पोजीशंस लेना शुरू कर देते हैं कि किसी भी लेवल पे थोड़ी, ये तो नहीं आप कह सकते कि इसी लेवल से गिर जाएगी, तो आप छोटी छोटी पोजीशंस लेना शुरू कर देते हैं और उन पोजीशंस में प्रॉफिट भी लेना शुरू करते हैं। मींस कि आपने
अगर लेट सपोज 10 रुपए में खरीदा है तो 10.5 रुपए में निकाल दिया, फिर आपने 10.5 में खरीदा है तो 11 में निकाल दिया, वो आप काम करते चले जाए। और दिस इज द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग व्हेन यू आर ट्रेडिंग। इस तरह से जो मल्टीपल पोजीशंस ले रहे होते हैं उनके लिए वाइबल भी यही होता है कि वो छोटी पोजीशन, मगर ऑफ कोर्स फिर और कंडीशंस भी हैं कि किस टाइम पे आप कर रहे हैं, राइट। कि मतलब अगर आप पीक आवर्स में ये काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप कोई बड़ा प्रॉफिट मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल आवर्स में जो स्लो टाइमिंग वाले है, जो एशियन मार्केट हो गया या जो यूरोप अकेला होता है और एशियन मार्केट क्लोज हो जाती है, उसमें तो ये परफेक्ट काम करेगा। लेकिन जो अमेरिकन टाइम, अमेरिका और यूरोप जब दोनों साथ होते हैं, उस टाइम के ऊपर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इट शुड बी वन साइडेड। पढ़ाई करो ना, 2 घंटे मिलेगा। जी, कोई और सवाल किसी का? सर जी गोल्ड कोई? में वॉल्यूम का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सॉरी, सकते हैं स्मार्ट मनी? गोल्ड में आवाज तो सर जोर से बोलिए आप। हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हुए कैसे फाइंड कर सकते हैं कि स्मार्ट मनी अभी इंटर हो रही है? गोल्ड में जो आप काम करते हैं वो फ्यूचर्स में काम करते हैं या स्पॉट में काम करते हैं? जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, गोल्ड स्पॉट में करते हैं या फ्यूचर्स में करते हैं? ओके जी, किसी और का कोई सवाल है? सर ये जैसे भी आपने एक सवाल किया कि गोल्ड जो है वो स्पॉट में करते हैं फ्यूचर में, हमने तो जैसे कि एक्सएनएस पे फ्यूचर ही होता है, तो सर इसको स्पॉट में किधर से करेंगे? ये जो आप एक्सनेस वगैरह पे जो काम करते हैं ये स्पॉट में ही है, ये फ्यूचर्स नहीं है। जो पीएमएक्स में जो काम करते हैं, जो पाकिस्तान में काम करते हैं, वो फ्यूचर्स में काम करते सर जैसे कि हम उसको सर होल्ड तो नहीं जिसमें कर सकते ना। जैसे कि हमने फर्ज करें एक उसमें ट्रेड ली है, 0.01 लॉट की या 0.02 लॉट की या 0.03 लॉट की, लेकिन उसी टाइम पे वो आपको प्रॉफिट और लॉस देता है, तो वो तो सर फ्यूचर बाय हुआ ना, उसकी ट्रेड लगती है एक्सएनएस ग्लोबल में। वो फ्यूचर नहीं है भाई, वो स्पॉट है। वो स्पॉट मींस कैश मार्केट। फ्यूचर और स्पॉट में फर्क है। फ्यूचर, स्पॉट फ्यूचर के अंदर भी आप अभी पोजीशन लेके अभी निकाल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर एक टाइम बार होता है कि मतलब अगर वो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है तो मार्च को एक्सपायर हो जाएगा, मार्च से ज्यादा नहीं रख सकते। स्पॉट मार्केट के अंदर आप अपनी पोजीशंस को सालों रख सकते हैं। अगर आपके पास फंड है और आप रखना चाहते हैं तो आप सालों रख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर क्योंकि हर 3 महीने के ऊपर एक्सपायर हो जाता है, तो 3 महीने का ही होता है। उस 3 महीने के अंदर अंदर आपने जो डिसीजन लेना है वो ले सकते सर तो आप क्या सर फ्यूचर और रिकमेंड करेंगे, स्पॉट। कौन सा ब्रोकर यूज किया जाए इसके लिए? हैं। नहीं, ये जिससे आप काम कर रहे हैं वो स्पॉट ही है ना, वो कैश मार्केट पे ही काम कर रहा है। सही कर रहे हैं आप। जी, और किसी का क्वेश्चन कोई? सर अभी आप सर स्पॉट्स गोल्ड और की क्या फ्यूचर को पोजीशन ट्रेड देख करने रहे में हैं? फर्क है? सॉरी, ये क्या सवाल पूछ रहे हैं? लास्ट 2 क्वेश्चन प्लीज पूछें जल्दी से। सर अभी आप गोल्ड की क्या पोजीशन देख रहे हैं इस टाइम? फिल वक्त तो अभी तक बुलिश ट्रेंड के अंदर है वो, मगर अब मंडे को हमें आइडिया होगा, क्योंकि जितनी तेजी से मार्केट गिरी है, $125 के करीब गिरी है। तो ये देखना है कि फॉलो थ्रू क्या होता है, कि मंडे को मार्केट उसको फर्दर लेके जाती है नीचे। ऐसा लगता है कि ये फर्दर थोड़ी नीचे जा सकती है। जो उसकी मूवमेंट थी उस मूवमेंट से तो यही बता रही है। जी, और कोई सवाल किसी का? सर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिला के ट्रेडिंग कर सकते हैं या एक ही को फॉलो करना होता है? नहीं, टेक उसको हेलो। कहते हैं टेक्नो फंडामेंटलिस्ट। जो मैं हूँ टेक्नो फंडामेंटलिस्ट, कि मैं फंडामेंटल्स को भी देखता हूँ और टेक्निकल्स को साथ लेके उसको मर्ज करके जो काम करते हैं उसको कहते हैं टेक्नो फंडामेंटलिस्ट।
जो टेक्निकल्स को भी देख रहा है, फंडामेंटल्स को देखते हुए, टेक्निकल्स को देख के, टेक्निकल के चार्ट पॉइंट्स को लेते हुए एंट्री और एग्जिट वो टेक्निकल से करता है। सर तो हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ आप सेटअप डिजाइन कर दें जिसमें आप हमें टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स मास्टर करवाएं। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये पूरे दोनों एक अलग सब्जेक्ट हैं। टेक्निकल क्योंकि एज कंपेयर टू फंडामेंटल्स इज मच इजियर, लोगों को समझने, जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको समझने में ज्यादा आसानी होती है। बाकी एक और हमारा जो कोर्स होता है जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा कोर्स होता है, जिसमें सिर्फ फंडामेंटल्स होते हैं। तो ये एक, दोनों चीजों को हेलो मर्ज सर। नहीं किया हेलो। जा सकता। जी जी, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी गो? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और आप में से कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो दे कैन रीच मी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, मुझे वॉइस मैसेज कर दें तो मैं आपको बता भी दूंगा। कोई हेल्प चाहिए हो किसी को भी तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट, राइट। मगर कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से आप काम करें, डिसिप्लिन से काम करें, ट्रेडिंग प्लान बना के काम करें। बगैर ट्रेडिंग प्लान के कोई आदमी काम ना करे, राइट। थैंक यू सो मच।